जय हिंद दोस्तों। आइए देखते हैं जो बिहार टेक्स्ट बुक चल रहा है, बिहार टेक्स्ट बुक के वर्ग 6 का। ठीक है, वर्ग 6 का वर्ग एक मिनट, वर्ग 6 में कौन सा बुक चल रहा है? इतिहास की बुक चल रही है। इससे पहले हमने 1 से लेके 11 तक के अध्याय के वीडियो को इस चैनल पे अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले आप उसे देख ले। हम लोगों ने पहले देखा अध्याय 1 में कि इतिहास के बारे में जाना, इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए, इतिहास का डिफिनेशन क्या हो सकता है, वो देखा। फिर दूसरे बार हम दूसरे अध्याय में हम लोगों ने देखा कि पहले जब मनुष्य कहाँ रहते थे, जंगलों में और गुफाओं में, जंगलों और गुफाओं में। ठीक है, जंगलों और गुफाओं में रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं? जंगल से जो कंद मिल रहा है, कंद मिल रहा है, फल मिल रहा है या फूल, इनको खाकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और गुफाओं में जानवरों से बचने के लिए या जो प्राकृतिक आपदाएं जैसे बिजली चमकती थी, बारिश होता था, तो उन सबों से बचने के लिए गुफाओं में रह रहे थे। लेकिन मनुष्य अब इन जंगलों से बाहर निकलकर मैदानी क्षेत्र में आया। जब मैदानी क्षेत्र में आया तो इन्होंने कृषि करना शुरू किया। जब खेती करना शुरू किया तो इस खेत की देख रेख करने के लिए खेत के बगल में ही छोटे मोटे घास फूस के घर बनाकर रहने लगे। इस तरह क्या हुआ कि अब लोग एक पास रहने लगे, तब इन्होंने जानवरों को पालना शुरू किया। अब कृषि भी शुरू हो गई है और जानवर को पालना भी शुरू कर दिया है। तो पहले एक गांव का निर्माण हुआ। जब ये गांव एक नियोजित ढंग से रहने लगे तो यही गांव क्या हो गए? अब शहर हो गए। पहले क्या हुआ? गांव का निर्माण हुआ। गांव के बाद क्या हो गए? शहर में ये गांव सबसे पहले क्या हो गए? छोटे गांव बने। ये गांव अगर एक ढंग से व्यवस्थित हो गए तो फिर शहर का निर्माण ले लिया। शहर के बाद क्या हुआ? एक राज्य बना और राज्य के बाद एक साम्राज्य बना। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने मगध के बारे में पढ़ा है। फिर हम लोगों ने देखा कि जो राज्य और साम्राज्य बन रहे थे, इनका व्यापार और व्यवसाय अलग देशों से होने लगा, यानी विदेशों के साथ होने लगा। फिर विदेशी लोग यहाँ पे आए, आक्रमण किए और अपना अधिकार जमा लिया, जिसमें हम लोगों ने शुंग वंश के बारे में पढ़ा। और उसके बाद दूसरी तरफ हम लोगों ने देखा है कि मथुरा शैली, गंधार शैली और अमरावती शैली, इन सब शैलियों का क्या हो रहा है? विकास हो रहा है। उसी कड़ी में अगला चैप्टर है नए साम्राज्य एवं राज्य। देखते हैं नए साम्राज्य और राज्य के बारे में। बिहार दर्शन कार्यक्रम अंतर्गत छात्र एवं शिक्षकों का एक समूह भ्रमण करते हुए नालंदा महाविहार पहुंचा। महाविहार को देखते ही छठी कक्षा के छात्र मुकेश के मन में कई सवाल उठने लगे। इस महाविहार को बनाने वाले कौन थे? जब यह बना होगा तो कितना सुंदर दिखता होगा? यह कौन कौन लोग रहते थे और वे क्या करते थे? आगे देखते हैं। आप पढ़ चुके हैं कि 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मौर्यों ने सबसे पहले पूरे भारत में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना की। इस तरह गुप्त शासकों ने 3री शताब्दी में उत्तरी भारत में एक नए राज्य की नींव डाली, जो आगे चलकर बड़े साम्राज्य में परिवर्तित हो गया। इस साम्राज्य का भारत के राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। इसकी स्थापना का श्रेय चंद्रगुप्त प्रथम को जाता है। इनके पूर्वज श्री गुप्त और घटोत्कच संभवतः सामंत यानी अधीनस्थ शासक ही थे। चंद्रगुप्त ने लिच्छवी राजकुमारी से विवाह करके अपने को सामाजिक एवं राजनीतिक रूप से प्रभावशाली बनाया। समुद्रगुप्त का कार्यकाल 335 से लेकर 375 ईस्वी तक। समुद्रगुप्त गुप्त वंश का सबसे प्रभावशाली शासक था। इसके बारे में राजकवि हरिसेन द्वारा लिखित एक प्रशस्ति से जानकारी मिलती है। इसे प्रयाग प्रशस्ति भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त समुद्रगुप्त के बारे में एरन अभिलेख और विभिन्न प्रकार के सिक्के आदि से भी जानकारी मिलती है। समुद्रगुप्त गुप्त वंश का सबसे प्रभावशाली शासक था। इसके बारे में हमें कहाँ से मिलती है? तो प्रयाग प्रशस्ति से इसके बारे में जानकारी मिलती है। और किस चीज़ से? तो एरन अभिलेख से। ठीक है, आगे देखते हैं। ये दिया हुआ है गुप्त वंशावली। सबसे पहले श्री गुप्त है जो गुप्त वंश का संस्थापक होगा, उसके बाद घटोत्कच, फिर चंद्रगुप्त प्रथम, फिर समुद्रगुप्त और रामगुप्त, चंद्रगुप्त, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, और ये इनका क्या हो जाता है? कार्यकाल हो जाता है। प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार, प्रयाग प्रशस्ति पढ़ते हैं तो उसके अनुसार समुद्रगुप्त के बारे में जो जानकारी मिलती है, आइए देखते हैं। समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के शासकों को पराजित कर सीधा अपने नियंत्रण में ले लिया। इस क्षेत्र के 9 शासकों को क्या किया? इसने पराजित किया। आगे देखते हैं।
दक्षिण के 12 शासकों को समुद्रगुप्त ने पराजित कर समर्पण करने के लिए मजबूर किया। हालांकि इन राज्यों को पुनः स्वतंत्र कर दिया गया। ये समुद्रगुप्त के करट राज्य थे। इनके द्वारा कर के रूप में निश्चित उपहार प्रदान किया जाता था। क्या किया इसने? 12 राज्यों को जीता, जीत के पुनः इनको वापस कर दिया। और ये क्या करते थे? ये उनको करत यानी क्या देते थे? टैक्स देते थे। आगे देखते हैं। वन क्षेत्र के राजा जो आट्विक प्रदेश के राजाओं के रूप में जाने जाते हैं। इनके क्षेत्र का विस्तार उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से लेकर मध्य प्रदेश के जबलपुर तक था। इन राजाओं जो संभवतः अपने कबीले के सरदार थे को भी समुद्रगुप्त ने अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। इन्हें सेवक या परिचारक का दर्जा प्रदान किया गया। इनके साथ समुद्रगुप्त ने अपेक्षाकृत नरम व्यवहार किया। भारत के सीमावर्ती राज्यों ने भी उपहार एवं राजनिष्ठा का प्रमाण देकर समुद्रगुप्त के सामने आत्मसमर्पण किया। इन राज्यों में पूर्व की ओर कामरूप जो असम पड़ता है, बंगाल का कुछ भाग और नेपाल, उत्तर पश्चिम की ओर मालवा, अर्जुनायन, योधेव, आम्भीर आदि कई गण संघ शामिल थे। ये शासक उपहार प्रदान करते थे, राजा की आज्ञाओं का पालन करते थे एवं दरबार में भी उपस्थित होते थे। बाहरी क्षेत्रों के शासक जो शायद शकों एवं कुषाणों के वंशज एवं सिंहल प्रदेश के शासक थे, इन सबों ने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की तथा वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए। इनकी विदेश नीति पर समुद्रगुप्त का प्रभाव था। इस तरह आप देखते हैं कि समुद्रगुप्त ने उपरोक्त विजित प्रदेशों के लिए अलग अलग नीतियां अपनाई, जहां इसने आर्यावर्त यानी उत्तर भारत के राजाओं को सीधा अपने नियंत्रण में लिया। वहीं दूर के राज्य एवं आट्विक प्रदेशों के साथ नरम व्यवहार किए, जो उसकी बुद्धिमत्ता का सूचक है, क्योंकि उस समय संपूर्ण भारत पर सीधा नियंत्रण स्थापित करना आसान नहीं था। ठीक है, आप सोचिए संपूर्ण भारत पर सीधा नियंत्रण स्थापित करना समुद्रगुप्त के लिए आसान क्यों नहीं था। ठीक है, क्योंकि उस समय कोई रूल रेगुलेशन नहीं था, कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। ठीक है, जैसे ही अगर राजा वहाँ से दूर आता तो उनका प्रभाव कम होता, वे देश या वे प्रांत अपने आप को फिर से क्या करते? स्वतंत्र घोषित कर लेते हैं। आगे देखते हैं। दूसरा राजा है चंद्रगुप्त द्वितीय। इनका कार्यकाल हो जाता है 375 से लेकर 415 ईस्वी तक। समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त को हटाकर उसका योग्य पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय शासक बना। इसने शक आक्रमणकारियों से साम्राज्य की रक्षा की। क्वेश्चन आता भी है कि शक आक्रमणकारियों से किसने रक्षा की? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। आगे देखते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय गद्दी पर इस तरह अधिकार जमाया गया। शकों द्वारा जब साम्राज्य के लिए संकट उत्पन्न किया गया तो रामगुप्त ने अपनी पत्नी ध्रुव देवी को सौंपने का निश्चय किया, क्योंकि शक अधिपति ध्रुव देवी की सुंदरता पर आसक्त थे। ठीक है, जो शक राजा था वो क्या था? ध्रुव देवी की सुंदरता पर मोहित हो चुका था और उसको वो पाना चाहता था। चंद्रगुप्त द्वितीय रामगुप्त की कायरता पर काफी क्षुब्ध हुआ और ये क्या करता है कि राम कुमार जो गुप्त होता है अपनी प्रजा को बचाने के लिए क्या करता है? अपनी धर्मपत्नी को आगे कर देता है। पर इससे चंद्रगुप्त द्वितीय काफी दुखी होता है और भेष बदल के उसके जगह पर चला जाता है और शक शासक को मार देता है। ये एक छोटी सी कहानी है जो काफी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, आगे देखते हैं। दिल्ली के मेहरौली स्थित लोह स्तंभ में चंद्र नाम के जिस शासक का उल्लेख मिलता है उसे चंद्रगुप्त द्वितीय ही समझा जाता है। इस लेख में चंद्रगुप्त द्वितीय को एक वीर राजा के रूप में याद किया गया है, जिसने पूर्व में बंगाल और पश्चिम में बलूचिस्तान तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। पूर्व में कहाँ तक? पश्चिम बंगाल और पश्चिम में बलूचिस्तान, जो कि पाकिस्तान का एरिया है। यहाँ बलूचिस्त नाम के जनजाति रहते हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? बलूचिस्तान कहा जाता है। ठीक है, अगर ये हो जाता है अगर भारत का नक्शा, ठीक, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा गुजरात और ये यहाँ से लेके यहाँ तक, जो ये एरिया जब पाकिस्तान स्टार्ट होता है इस एरिया से लेके यहाँ से पश्चिम बंगाल तक, माने पूर्वी छोर से लेके पश्चिमी छोर तक चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन था। आगे देखते हैं। इसने पश्चिम भारत में समुद्रगुप्त के बाद पुनः अभियान चलाकर गणराज्यों के अस्तित्व को समाप्त कर डाला। चंद्रगुप्त द्वितीय का समय शक्ति और समृद्धि का सूचक था।
इसने पहले अभियान में पश्चिम भारत यानी मालवा, गुजरात एवं सौराष्ट्र पर विजय प्राप्त की। इस विजय के फलस्वरूप खंबात एवं सोपरा के बंदरगाह गुप्तों के नियंत्रण में आ गए। आगे देखते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त की शादी दक्षिण भारत के वाकाटक नरेश रुद्रसेन नाम देखते हैं रुद्रसेन द्वितीय से की। किससे हुआ? रुद्रसेन द्वितीय। किसका शादी? प्रभावती गुप्त का। किसके साथ? तो रुद्रसेन द्वितीय के साथ, जिसके कारण राजनीतिक एवं सामरिक रूप से यह बहुत प्रभावशाली हो गया। पश्चिमी शक क्षत्रप रुद्रसिंह तृतीय को इसने 395 ईस्वी में पराजित किया तथा बंगाल को भी जीत लिया। इसने अपने साम्राज्य का विस्तार पश्चिम से पूर्व यानी समुद्र अरब सागर से बंगाल की खाड़ी तक किया। इसकी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि राजधानी को पाटलिपुत्र के अतिरिक्त उज्जैन के दूसरी राजधानी के रूप में स्थापित करनी थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। आगे देखते हैं। विक्रमादित्य क्या था? विक्रमादित्य एक उपाधि था जो इतिहास में कुल कितने विक्रमादित्य? कुल टोटल 12 विक्रमादित्य हुए हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में साहित्य, कला, विज्ञान एवं संस्कृति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की गई। इसे अगले अध्याय में विस्तार से पढ़ेंगे। चीनी यात्री फहियान, यात्री का नाम क्या है? फहियान। इसी के समय भारत आया था। क्वेश्चन आता है कि चीनी यात्री फहियान किसके शासन में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विदेशों में भी व्यापारिक संबंध स्थापित किए एवं बड़ी मात्रा में सोने के सिक्के भी जारी किए। आगे देखते हैं। कुमारगुप्त का कार्यकाल कब से कब तक? 415 से लेकर 455 ईस्वी तक। ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद इसका पुत्र कुमारगुप्त शासक बना। इसके शासनकाल में शिक्षा के महान केंद्र नालंदा महाविहार की स्थापना की गई। कुमारगुप्त का शासनकाल अपेक्षाकृत शांत था, लेकिन अंतिम समय में इसे पुष्यमित्रों ने आक्रमण का सामना करना पड़ा। क्वेश्चन आता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके काल में हुई? तो कुमारगुप्त के समय में। आगे देखते हैं। कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त शासक बना। जब वह पुष्यमित्रों को पराजित कर लौटा तो पिता की मृत्यु के समाचार मिला। उसी समय उत्तर पश्चिम प्रांत से हुनों के आक्रमण शुरू हुए। उसने हुनों को भी पराजित किया और शक्रदित्य की उपाधि धारण की। कौन सी उपाधि? शक्रदित्य। स्कंदगुप्त के बाद गुप्त शासक हुनों के आक्रमण का सफलतापूर्वक सामना नहीं कर सके। साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होने लगा। हुनों के लगातार आक्रमण के कारण गुप्त शासक अपने विस्तृत साम्राज्य को संगठित नहीं रख सके और अंततः इसका पतन हो गया। पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र कौन थे, कहाँ के थे, इस संबंध में स्पष्ट जानकारी का अभाव है। शायद यह नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ एक समुदाय था। हुन। आइए हुन के बारे में देखते हैं। हुनों का साम्राज्य पर्सिया से खोतान तक फैला हुआ था। इसकी राजधानी अफगानिस्तान में वामियान थी। प्रथम हुन शासक जिसने भारत की ओर रुख किया उसका नाम क्या था? तोरमान। चीनी यात्री कहते हैं कि इसका पुत्र मिहिर कुल बौद्ध धर्म के प्रति घृणा का भाव रखता था। इसने कई बौद्ध भिक्षुओं की हत्या कर दी, अनेक बौद्ध विहार नष्ट किए। यह संभवतः शिव धर्म का अनुयायी था, यानी शिव भगवान के धर्म को यानी शिव जी की उपासना करता था। गुप्तों का प्रशासन कैसा था? गुप्तों ने एक प्रभावशाली शासन तंत्र की स्थापना की। इन्होंने आर्थिक संपन्नता एवं सैनिक ताकत के बल पर समूचे भारत पर राजनीतिक नियंत्रण स्थापित किया। शासन का प्रधान राजा था जो प्रजा को सुरक्षा और न्याय प्रदान करने के साथ धर्म को भी संरक्षण देता था। इसकी सहायता के लिए मंत्री और अमात्य होते थे। राज्य की आमदनी का मुख्य स्रोत लगान था। याद रखें, अमात्य किसको कहा जाता था? अधिकारी को। राज्य की समस्त भूमि राजा की संपत्ति मानी जाती थी, अतः उपज का 1/3 भाग पर उसका अधिकार था और यही लगान की राशि थी। राजा द्वारा अधिकारियों को भूमि प्रदान की जाती थी। इसके अलावा समुद्रगुप्त ने कई पराजित राजाओं को उनके क्षेत्र लौटाकर उन्हें कर देने पर बाध्य किया था।
कर देने वाले यह शासक और भूस्वामी अधिकारी सामंत कहलाते थे। मौर्य शासकों के केंद्रीयकृत प्रशासन के विपरीत गुप्तों का शासन सामंती और विकेंद्रीकृत स्वरूप रखता था। जैसे मौर्य वंश में सेंट्रल में गवर्नमेंट थी, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे सामंत शासन है और विकेंद्रीकृत स्वरूप है, जो आगे चलकर यह साम्राज्य के पतन का कारण भी बना। साम्राज्य की सबसे बड़ी इकाई को देश कहा जाता था। दूसरी प्रादेशिक इकाई को भुक्ति कहा जाता था। उस समय मगध का उल्लेख भुक्ति के रूप में मिलता है। किस रूप में मिलता है? तो भुक्ति के रूप में मिलता है। आगे देखते हैं। भुक्ति के पदाधिकारी उपारिक कहलाते थे। क्या कहलाते थे? उपरिक कहलाते थे। क्या कहलाते हैं? उपरिक। इसके नीचे की इकाई विशेष संभवतः जिले के रूप में भी, जिसके पदाधिकारी की विशेषता कहा जाता था। क्या कहा जाता था? विषयपति। सबसे छोटी इकाई क्या थी? ग्राम। देखते हैं। कुमारा मध्य प्रदेश का गवर्नर। दूसरा होता है महासंधि विग्रहिक, युद्ध एवं शांति का मंत्री। उसके बाद है महादंड नायक, जो मुख्य न्यायाधीश होता था। आगे देखते हैं। सीनियर प्रशासन में नगर श्रेष्ठी, शहर का बैंकर या शहर का व्यापारी, सार्थवाद यानी व्यापारियों के काफिले का नेता, प्रथम कुलीक अर्थात मुख्य शिल्पकार, प्रथम कायस्थ यानी लिपिकों के प्रधान जैसे लोग महत्वपूर्ण भूमिका में होते थे। ग्राम का प्रधान ग्रामीण कहलाता था, जिसका चुनाव ग्राम समिति के लोग करते थे। नगरपति शहर के प्रशासन का प्रधान होता था। कौन होता था? नगरपति। ठीक है। आगे देखते हैं। इसे भी जाने। गुप्त साम्राज्य के पतन के उत्थान तक उत्तर भारत में 4 राज्य काफी शक्तिशाली स्थिति में थे। मगध के गुप्त, ठीक है, मगध में गुप्त, कनौज के मखौरी, थानेश्वर के पुष्यभूति। पूर्व में उल्लिखित पुष्यभूति से इनका कोई संबंध नहीं था। ठीक है, मगध हो गया, कनौज हो गया और थानेश्वर। थानेश्वर में कौन? पुष्यभूति। फिर वल्लभी के मैत्रक। आगे देखते हैं हर्षवर्धन के बारे में क्या दिया हुआ है। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद पुष्यभूति वंश का सबसे शक्तिशाली अवस्था में रहा। इनकी राजधानी थानेश्वर में थी और इनका पहला महत्वपूर्ण शासक प्रभाकर वर्धन था। हर्षवर्धन का राज्यारोहण 606 ईस्वी में संकटपूर्ण स्थिति में हुआ था। कब हुआ था? संकटपूर्ण स्थिति में 606 में, जब बंगाल के शासक शशांक ने पुष्यभूति वंश को कमजोर कर दिया था, परंतु हर्ष ने अपनी प्रतिभा से इस वंश को मजबूत और स्थिर बनाया। इसने सफल सैनिक अभियानों द्वारा पंजाब से बंगाल का साम्राज्य विस्तार किया। कुछ इतिहासकारों के अनुसार कामरूप, जो पड़ता है असम में, और कश्मीर के शासक भी उसकी अधीनता स्वीकार करते थे। हर्ष ने नर्मदा के दक्षिण में भी साम्राज्य विस्तार करना चाहा, लेकिन चालुक्य वंश के शासक पुलकेशिन द्वितीय ने उसे पराजित किया। हर्षवर्धन को किसने हराया? पुलकेशिन द्वितीय ने। हर्ष के संदर्भ में हमें उसकी राजकवि वाणभट्ट की कृति हर्षचरित, मधुवन, वांसखेड़ा, संजान, ताम्रपत्र लेख एवं वेनसांग की यात्रा वृत्तांत आदि से जानकारी मिलती है। हर्षवर्धन के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? उसका राजकवि जो वाणभट्ट है उसके द्वारा लिखा गया है, और उसके शासन में वेनसांग के शासन में ही हर्षवर्धन के शासन में ही वेनसांग भारत की यात्रा किया था। वो भी अपने यात्रा वृत्तांत में हर्षवर्धन के बारे में लिखा है। हर्ष का झुकाव बौद्ध धर्म की ओर था, लेकिन वह अन्य धर्म अवलंबियों के साथ भी अच्छा व्यवहार करता था। इसने कई स्तूप, बौद्ध विहार, कुछ अस्पतालों का निर्माण भी करवाया। इसने कन्नौज में 5वीं बौद्ध संगति का आयोजन 643 ईस्वी में कराया। इसमें लगभग 20 राजाओं सहित हजारों तीर्थयात्री एवं विद्वान शामिल हुए। वेनसांग इस सभा का मुख्य अतिथि था। हर्ष की मृत्यु के बाद उत्तर भारत में अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई। क्या आप जानते हैं? वेनसांग एक चीनी यात्री था जिसने हर्ष के साम्राज्य का भ्रमण किया था। उसने हर्ष के प्रशासन एवं आम लोगों के जीवन की विस्तृत वर्णन अपने यात्रा वृत्तांत, जो यात्रा किया था उसकी पुस्तक लिखा। उस पुस्तक का नाम है यात्रा वृत्तांत। में क्या किया है?
हर्ष को वेनसांग ने बौद्ध धर्म का महान उपासक बताया, लेकिन वह शिव और सूर्य की भी उपासना करता था। आगे देखते हैं पल्लव एवं चालुक्य। इनका साम्राज्य 550 से लेकर 750 ईस्वी तक। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद लगभग 200 वर्षों तक उत्तर भारत में हर्ष को छोड़कर कोई महत्वपूर्ण राजा नहीं हुआ। इस काल में राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र दक्षिण भारत के दो प्रमुख राजवंशी वातापी के चालुक्य और कांची के पल्लव। ठीक है, कौन कौन? वातापी में चालुक्य और कांची के पल्लव। आइए देखते हैं वातापी के चालुक्य। इस वंश का प्रथम प्रतापी राजा पुलकेशिन प्रथम हुआ। पुलकेशिन द्वितीय इस वंश का सबसे महान राजा था, जो 611 ईस्वी में पुलकेशिन द्वितीय ने गद्दी पर बैठने के साथ ही आंतरिक समस्याओं का सामना किया। इन समस्याओं से निपटने के बाद इसने दक्षिण के राजाओं कदम्ब, गंग, कुंकण के मौर्य को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। इसके बाद इसने पूरी मालवा गुजरात के राजा को भी पराजित किया, अपने अधीन किया। पुलकेशिन की सबसे बड़ी विजय हर्ष के विरुद्ध थी, जो दक्षिण की ओर अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहता था। जब हर्षवर्धन अपने साम्राज्य को दक्षिण की ओर विकसित कर रहा था, उस समय पुलकेशिन द्वितीय ने उसे हराया था। ठीक है, पल्लव को भी जीतना चाहता था। इस समय पल्लव शासक, इसमें देखा जाए, पल्लव शासक नरसिंह वर्मन था। कौन था? नरसिंह वर्मन था, जिसने पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया। नरसिंह वर्मन ने वातापी यानी बादामी, कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश, को भी जीत लिया। पुलकेशिन द्वितीय युद्ध करते हुए क्या हुआ? मारा गया। आगे देखते हैं परमेश्वर पुलकेशिन द्वितीय के बारे में जानकारी हमें अभिलेखों एवं साहित्यिक स्रोतों से प्राप्त होती है। इसके दरबारी कवि इसके राज दरबारी कवि कौन थे? रवि कृति द्वारा रचित एहोल अभिलेख से हर्ष पर विजय के संदर्भ में जानकारी मिलती है। पल्लव दक्षिण भारत के राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास में पल्लवों का विशेष स्थान है। इन्होंने 6वीं सदी में अपनी राजधानी कांचीपुरम में स्थापित की। इनका प्रभुत्व तमिल क्षेत्र के उत्तरी भाग में 9वीं सदी तक कायम रहा। अपने साम्राज्य के उत्तर में अवस्थित चालुक्यों एवं दक्षिण के चोलों एवं पांड्यों के साथ उनका सदैव संघर्ष होता रहा। पल्लवों का प्रथम महत्वपूर्ण शासक महेंद्र वर्मन प्रथम था। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने इसे पराजित किया था। महेंद्र वर्मन का पुत्र नरसिंह वर्मन एक महान योद्धा था। इसने अपने पिता के पराजय का बदला लिया। पुलकेशिन द्वितीय को पराजित कर इसने वातापी कोंड, किसकी? वातापी कोंड की उपाधि धारण की। पल्लवों की सांस्कृतिक उपलब्धि। पल्लवों को द्रविड़ शैली के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। भारत के उत्तर में जो शैली में मंदिर का विकास होता है उसे नसर शैली, और शायद उसको कौन शैली नाम बोल रहे हैं, दक्षिण में जो शैली है उसको तो द्रविड़ शैली कहा जाता है। उत्तर वाला थोड़ा देख लीजिएगा, ध्यान में नहीं आ रहा। पल्लव कालीन वास्तुकला के उदाहरण उनकी राजधानी कांचीपुरम एवं महाबलीपुरम में पाए जाते हैं। पल्लवों ने वास्तुकला को काष्ठ और कंदार कला से मुक्त किया। इनके समय में मंदिर निर्माण की 4 शैलियों का विकास हुआ। इनमें रथ शैली के मंदिर महाबलीपुरम बने हैं, जो देखने में रथ की तरह लगते हैं। अन्य शैलियों में तटीय मंदिर और कांची के कैलाशनाथ मंदिर महत्वपूर्ण है, जो स्थापत्य कला के असाधारण नमूने हैं। क्या आप जानते हैं काष्ठ कला मंदिर निर्माण या वस्तु कला के विविध रूपों में लकड़ी के प्रयोग की प्रधानता रहती है। इस कला में मंदिरों के दीवार, बीमा एवं छत के निर्माण में लकड़ी को अलंकृत कर इस्तेमाल किया जाता है। द्रविड़ शैली के मंदिर दक्षिण भारत यानी कृष्णा नदी के दक्षिण में पाए जाते हैं। इसमें मंदिर का आधार आयताकार तथा शिखर गर्भगृह के ऊपर अनेक खंडों में बना होता है। ऊपर का प्रत्येक खंड क्रमशः अपने नीचे के खंड से छोटा होता है। शीर्ष भाग में गुंबद के आकार की कई स्तूपिकाएं होती हैं। आगे चलकर मंदिर के साथ साथ स्तंभ युक्त मंडप, गलियारा तथा गोपुरम यानी प्रवेश द्वार बनाए गए हैं। आगे देखते हैं पल्लवों ने संस्कृत एवं तमिल भाषा को भी संरक्षण प्रदान किया। महेंद्र वर्मन स्वयं एक महान विद्वान था। पल्लवों के समय वैष्णव संत यानी भगवान विष्णु में आस्था रखने वाले वैष्णव संत एवं शिव संत यानी शिव भक्त को भी सम्मान
प्रदान किया गया। आगे चलकर दक्षिण भारत में पल्लवों का देखते हैं। आगे चल के एक मिनट यहाँ देखते हैं, मिसप्रिंट है। आगे चलकर दक्षिण भारत में चोलों ने, क्या लिखा हुआ है यहाँ, चोलों ने पल्लवों का और दक्षिणापथ में चालुक्यों का स्थान राष्ट्रकूटों ने ले लिया। दक्षिण भारत के राज्यों में स्थानीय स्वशासन। उस समय के ऐतिहासिक स्रोतों से हमें स्थानीय शासन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। ग्रामीण स्तर पर 3 तरह के संगठन थे, ऊर, सभा एवं नगरम। ऊर के सदस्य सामान्यतः प्रभावशाली व्यक्ति होते थे। इसे ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन भी कहा जाता था। सभा कई उप समितियों में विभक्त थी, जिनका कार्य सिंचाई का साधन विकसित करना, खेती बाड़ी से जुड़े विभिन्न कामों को देखना, सड़क निर्माण करना, स्थानीय मंदिरों की देखरेख करना, शिक्षण संस्थानों एवं बाजारों की व्यवस्था करना मुख्य कार्य था। नगरम व्यापारियों का संगठन था। इस पर शक्तिशाली भूस्वामी और व्यापारियों का नियंत्रण था। ये संस्थाएं आगे की शताब्दियों में और शक्तिशाली हो गई थी। नालंदा महाविहार। आप पिछले अध्याय में पढ़ चुके होंगे कि प्राचीन काल में विद्यार्थी गुरुकुल में कैसे शिक्षा ग्रहण करते थे और अपने ज्ञान के द्वारा समाज को कैसे सही रास्ता दिखाते थे। धीरे धीरे यह ज्ञान ब्राह्मणों एवं मंदिरों के प्रांगण तक सीमित हो गया। ज्ञान पर धर्म एवं कर्म पर अंधविश्वासों का प्रभाव पड़ गया। ऐसी परिस्थिति में नालंदा, विक्रमशिला एवं उद्वंतपुरी, जो पड़ता है बिहार शरीफ में, दक्षिण संस्थाओं की स्थापना हुई। ठीक है, कौन सी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना हुई। इनमें नालंदा महाविहार की विशेष स्थान है। नालंदा दक्षिण बिहार में राजगृह के निकट स्थित है। इसके अवशेष मुख्य भवन के अतिरिक्त बड़गांव, बेगमपुर आदि गांव में दूर दूर तक बिखरे हुए हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के संबंध में जानकारी के मुख्य स्रोत वेनसांग का विवरण एवं इसके अवशेष आज भी विद्यमान हैं। इत्सिंग ने भी यहाँ 10 वर्ष बिताए थे। चीनी यात्रियों के विवरण से पता चलता है कि यहाँ हजारों की संख्या में शिक्षक और छात्र रहते थे। नालंदा विश्वविद्यालय की आय का मुख्य स्रोत अनुदान में मिले लगभग 200 गांव थे। इसके अतिरिक्त इन्हें कुछ राजकीय अनुदान एवं विदेशी सहायता भी मिलती थी। नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन के लिए प्रवेश पाना काफ़ी कठिन था। अध्ययन के लिए देश विदेश से छात्र आते थे। छात्रों से उनकी विशेषज्ञता के विषय से संबंधित सवाल पूछे जाते थे, जिससे उनके ज्ञान एवं आचरण की परीक्षा हो जाती थी। विश्वविद्यालय एवं छात्रावास दोनों में दिनचर्या नियमित एवं व्यवस्थित ढंग से होती थी। वेनसांग जब शिक्षा ग्रहण करने आया, उस समय यहाँ के अध्यक्ष आचार्य शीलभद्र थे। विश्वविद्यालय में सुबह से शाम तक शैक्षणिक कार्य चलते रहते थे। संगोष्ठी प्रणाली की तरह छात्र शिक्षकों से प्रश्न पूछते थे एवं विचार विमर्श भी करते थे। उस समय लगभग सभी विषयों की शिक्षा वहाँ दी जाती थी, जिसमें ब्राह्मण और बौद्ध, धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष, दार्शनिक एवं व्यापारिक तथा विज्ञान एवं कला से संबंधित विषय महत्वपूर्ण था। लेकिन विशेष बल विभिन्न पंथों, वेदों, अथर्ववेद, विशेष रूप से मुख्य संस्कृत व्याकरण एवं महायान बौद्ध धर्म पर विचार किया जाता था। शिक्षा प्राप्त करने के बाद ही उपाधि यानी डिग्री प्रदान की जाती थी। नालंदा विश्वविद्यालय की एक समृद्ध लाइब्रेरी थी, जिसकी इमारत बहुमंजिली थी। नालंदा विश्वविद्यालय को गुप्त शासकों हर्षवर्धन एवं पाल शासकों के द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था। लेकिन 11वीं-12वीं सदी में संरक्षण के अभाव एवं आर्थिक स्रोतों में कमी के कारण नालंदा विश्वविद्यालय के शैक्षणिक स्थिति में गिरावट देखने को मिलती है। ऐसा कहा जाता है कि बंगाल विजय के क्रम में बख्तियार खिलजी ने नालंदा को नष्ट कर दिया तथा एवं पूरी तरह संस्था को जला दिया था। लेकिन साक्ष्यों के अभाव में यह अन्य साहित्यिक स्रोतों के आधार पर इस विचारधारा को अमान्य कर दिया गया है।
आता है क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय में जो लाइब्रेरी था उसको किसने तहस नहस किया? बख्तियार खिलजी ने। आगे देखते हैं, इसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति किसने लिखी? इसका क्या हो जाएगा? ये हो जाता है रवि कृति ने। हर्षवर्धन किस वंश का राजा था? तो हर्षवर्धन हो जाएगा पुष्यभूति वंश का। आगे देखते हैं, मेहरौली के लौह स्तंभ किस राजा के बारे में जानकारी मिलती है? इससे मिलती है चंद्रगुप्त द्वितीय के। नालंदा विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों के प्रवेश कैसे मिलता था? इसमें सवाल पूछा जाता था, उनकी परीक्षा होती थी, उस आधार पर उनकी सिलेक्शन होता था। ऐहोल अभिलेख किस राजा की प्रशस्ति है? ऐहोल में किसका होता है? पुलकेशिन द्वितीय। आओ याद करें। तो देखिए, हम लोगों ने जो चैप्टर पढ़ा उस पर आधारित 3 प्रश्न इस बुक में दिया गया है। तीनों के बारे में लिखें और लिख के याद करें। समुद्रगुप्त एवं पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्ति के बारे में 3-3 पंक्ति लिखे, इसको हम लोगों ने पढ़ लिया। हर्ष के बारे में हमें किन स्रोतों से जानकारी मिलती है? हर्षवर्धन के बारे में 5 लाइन लिखना है। अगला क्वेश्चन है कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को क्यों पराजित किया? इसकी जानकारी हमें कैसे मिलती है? ये 3 क्वेश्चन बुक में दिया हुआ है। तीनों को देख लें और लिखें और देखें कि आपने यह चैप्टर पढ़ने के बाद कितना समझा। अगर इसका PDF आप चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप है, जो चैनल का नाम है ट्राई टू लर्न GS वाले, इसी नाम से, जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको आप सर्च मारिए और उसमें जुड़ जाइए और जुड़ के आप इसका PDF हमसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।